नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर अन्य किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा में वही सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं जो पहले पूछे गए होते हैं। तो आपने अगर ये 500 प्रश्न ठीक से देख लिए तो आपका पूरा पेपर यहीं से कवर हो जाने वाला है। कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो बाल विकास का अध्ययन जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। प्रश्न नंबर 2, बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है स्टैनले हॉल को। प्रश्न नंबर 3, विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो विकास एक निरंतर चलने वाली अविराम या फिर सतत प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 4, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो शारीरिक आकार और भार में वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो विकास का जो मस्तकाधुमुखी सिद्धांत है जिसको सिफेलोकैडल सीक्वेंस बोलते हैं, इसके अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है सिफेलोकैडल सिद्धांत के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 6, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है? तो समीप दूरस्थ सिद्धांत है जिसको प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। इसके अनुसार विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। सिफेलोकैडल में सिर से पैर की ओर होता है और प्रोक्सिमो डिस्टल में केंद्र से बाहर की तरफ होता है। और केंद्र से बाहर की तरफ की बात करें तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद और हड्डियों का विकास होता है। बालक में बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? तो बालक में बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की आयु के अंतर्गत बाल्यावस्था को माना जाता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसने माना है? तो E.A. किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना है। किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। प्रश्न नंबर 11, आनुवंशिकता की मूल इकाई किसे माना जाता है? तो आनुवंशिकता की मूल इकाई माना जाता है जीन को। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े में होते हैं। 22 जोड़े सेम होते हैं। एक जोड़ा लिंग निर्धारण का गुणसूत्र जो अलग होता है, स्पेशल होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 13, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए 23वां जोड़ा जो XY गुणसूत्र जिसमें होते हैं वो उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 14, सहोदर यानी कि ट्विंस या फिर जिसको जुड़वा कह सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो जुड़वा 2 प्रकार के होते हैं, एकाकी जुड़वा और भ्रातृ जुड़वा। प्रश्न नंबर 15, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो E.J. रॉस का एक कथन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो परिवार बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होता है। द्वितीय सामाजिकरण का मुख्य केंद्र क्या है? तो बालक के द्वितीय सामाजिकरण का मुख्य केंद्र है विद्यालय एवं समवयस्क समूह, अपने साथी, और मीडिया भी इसी में आ जाता है। 18, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 19, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 20, इंद्रिय गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज का समय अवधि क्या है? तो इसका समय अवधि है 0 से 2 वर्ष। इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि कितनी है? तो 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। प्रश्न नंबर 22, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में आता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है संवेदी गामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था में, जिसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 23, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 24, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो 11 वर्ष से ऊपर होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। प्रश्न नंबर 25, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया लेव वाइगोत्स्की ने। प्रश्न नंबर 26, ZPD का पूर्ण रूप क्या है?
तो ZPD का पूर्ण रूप है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समस्त विकास का क्षेत्र। देखते हैं प्रश्न नंबर 27, पहाड़ या ढांचा या फिर इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? तो पहाड़ या ढांचा या फिर इसके फोल्डिंग की अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने, और ब्रूनर ने भी इसको समर्थन दिया है। प्रश्न नंबर 28, नैतिक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया लॉरेंस कोलबर्ग ने। प्रश्न नंबर 29, कोलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं? कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसकी 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन डीवी, और भारत में गिजुभाई बधेका। 31 नंबर प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा किसने दी? तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी है जॉन डीवी ने। प्रश्न नंबर 32, प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक है प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक या फिर जनक। प्रश्न नंबर 33, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक फ्रोवेल किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। प्रश्न नंबर 34, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, मैडम मॉन्टेसरी। प्रश्न नंबर 35, खेल विधि के वास्तविक जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के वास्तविक जन्मदाता हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 37, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत की बात की जाए तो उनके जनक हो जाते हैं स्पीयरमैन। सामान्य यानी कि जी कारक, विशिष्ट यानी कि एस कारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताया है उसमें एक एस फैक्टर है जिसको स्पेशल बोलते हैं और एक जी है जिसको सामान्य बोलते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत में जी और एस 2 फैक्टर बताए हैं इन्होंने। 39 नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। प्रश्न नंबर 40, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया जेपी गिलफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 41, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आरवी कैटल ने दिया तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 42, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया? तो अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 41, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया आरवी कैटल ने। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था? तो प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? तो सर्वप्रथम सूत्र दिया है विलियम स्टर्न ने 1912 में। मानकीकृत आईक्यू का वर्तमान सूत्र किसने पूर्ण किया? तो वर्तमान में जो मानकीकृत आईक्यू का सूत्र चल रहा है वो पूर्ण किया था लुईस टर्मन ने 1916 में। जो स्टर्न ने सूत्र दिया था उसमें इंटू 100 नहीं लगाया था, टर्मन ने उसमें इंटू 100 लगाकर उसको पूरा किया। 45 नंबर प्रश्न, आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र MA/CA इंटू 100। MA बराबर मेंटल एज, CA बराबर करंट एज। देखते हैं प्रश्न नंबर 46, सामान्य बुद्धि वाले बालक का प्राप्तांक कितना होता है? तो सामान्य बुद्धि वाले बालक का प्राप्तांक होता है 90 से 109 या फिर 110 भी आपको लिखा मिल सकता है कहीं ना कहीं। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी मानी जाती है? तो प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू मानी जाती है 140 से ऊपर। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया नोम चोम्स्की ने। LAD का पूर्ण रूप क्या है? तो LAD का पूर्ण रूप है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। L से लैंग्वेज, A से एक्विजिशन, D से डिवाइस। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, इससे बना है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से हिंदी में रूपांतरित होकर आया है व्यक्तित्व। पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पर्सोना का शाब्दिक अर्थ है मुखौटा या फिर नकाब, जो बाहर से दिखता है। प्रश्न नंबर 52, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गीकरण किसने दिया? तो कार्ल युंग ने दिया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी वर्गीकरण। 3 प्रकार माने इन्होंने व्यक्तित्व के। 53 नंबर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक। प्रश्न नंबर 54, इदम, अहम और परा अहम यानी कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? तो ये दी है सिगमंड फ्राइड ने। TAT यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट परीक्षण किसने विकसित किया? तो मॉर्गन एवं मर्रे ने विकसित किया टेट। CAT यानी कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक है CAT के प्रतिपादक, और TAT के प्रतिपादक मॉर्गन और मर्रे। प्रश्न नंबर 57, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण दिया हरमन रोरसा ने।
58 नंबर प्रश्न, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के मुख्य सीखने के नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य सीखने के नियम दिए हैं। ये है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा इन्होंने 5 गौड़ सीखने के नियम दिए हैं। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1904 में इन्हें पाचन क्रिया के अध्ययन हेतु नोबेल पुरस्कार मिला है। पावलोव को एक अनोखे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। 63 नंबर प्रश्न, पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 64, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो BF स्किनर ने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 65, स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किस पर किए? तो चूहों और कबूतरों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं। प्रश्न नंबर 66, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। कोहलर ने दिया। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे और गेस्टाल्टवाद की बात आती तो कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कुर्ट लेविन का नाम आता है। गेस्टाल्टवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 67, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान। प्रश्न नंबर 68, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। समीपस्थ शिक्षण एवं पुनर्बलन का नियम किसने दिया? CL हल ने समीपस्थ शिक्षण और पुनर्बलन का नियम दिया है। प्रश्न नंबर 70, RS थ्योरी का संबंध किससे है? तो RS थ्योरी का संबंध है BF स्किनर से। SR थ्योरी के जनक कौन है? तो SR थ्योरी के जनक है EL थॉर्नडाइक। RS थ्योरी की बात आए तो स्किनर को लगाएंगे और SR थ्योरी की बात आए तो थॉर्नडाइक को लगाएंगे। प्रश्न नंबर 72, अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम का वक्र जो है वो 4 प्रकार का होता है, सरल, उन्नत, नतोदर और मिश्रित। प्रश्न नंबर 73, अधिगम में पठार का मुख्य कारण क्या है? तो अधिगम में पठार का मुख्य कारण होता है थकान, प्रेरणा की कमी या फिर अनिच्छा। पठार का मतलब होता है रुकावट। अधिगम में रुकावट जब भी आएगी या तो थकान होगी या प्रेरणा की कमी होगी या फिर इच्छा नहीं होगी उस काम को करने की। 74 नंबर प्रश्न, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 75, RT एक्ट 2009 पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू किया गया? तो ये किया गया लागू 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में और बना था 2009 में। RT एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर 30:1 होना चाहिए छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र 30 हो शिक्षक 1 हो। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 हो, यानी 35 छात्रों पर 1 शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर और प्राथमिक में 30 पर 1। RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 45 घंटे एक शिक्षक काम करेगा एक सप्ताह में। पठन वैकल्य, पढ़ने में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया कहते हैं। पठन वैकल्य यानी पढ़ने में कठिनाई को, वैकल्य का मतलब होता है विकार। लेखन संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं लेखन संबंधी विकार को। देखते हैं प्रश्न नंबर 81, गणितीय गणना में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो गणितीय गणना में कठिनाई को कहते हैं डिसकैलकुलिया। गति कौशल विकार को क्या कहते हैं? तो गति कौशल विकार को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। भाषा संप्रेषण संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? तो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार को कहा जाता है अफेजिया या फिर डिस्फेजिया। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो ADHD का पूर्ण रूप होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया एवं संप्रेषण में कठिनाई स्वलीनता के लक्षण हैं। CWSN का पूरा नाम क्या है? तो CWSN का पूरा नाम है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 87 नंबर प्रश्न, अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत दिया हर्जबर्ग ने। 88 नंबर प्रश्न, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत या फिर अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने दिया आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के कितने स्तर बताए? तो इन्होंने 5 स्तर बताए मानव आवश्यकताओं के। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ होता है स्वेच्छा एवं स्वतः संतोष हेतु कार्य करना। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो पुरस्कार, दंड और प्रशंसा या फिर ग्रेड बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। मैकडूगल ने मनुष्य में कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो उन्होंने व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां या फिर संवेग बताए हैं।
संवेग यानी कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है इमोवर शब्द से, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इमोवर से बना इमोशन, और इमोशन का हिंदी रूपांतर हुआ संवेग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का अर्थ क्या है? तो शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों पक्षों का निरंतर आकलन करना सीसीई का अर्थ है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एफए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने के दौरान सुधार और पृष्ठपोषण देना एफए का उद्देश्य होता है। समेटिव असेसमेंट यानी कि ऐसे का उद्देश्य क्या है? तो सत्र के अंत में उपलब्धि का मापन एवं ग्रेडिंग देना ऐसे का उद्देश्य है। मापन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? तो जो मापन होता है वो मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। पोर्टफोलियो क्या है? बालक के कार्यों और प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा पोर्टफोलियो कहलाता है। रूब्रिक्स का उपयोग किसमें होता है? तो आकलन और मूल्यांकन के मानदंड तय करने में रूब्रिक्स का उपयोग होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 101। एनईपी 2020 का नया शैक्षणिक ढांचा क्या है? तो एनईपी 2020 का नया शैक्षणिक ढांचा है 5+3+3+4। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे? तो वोकेशनल जो कोर्स हैं वो कक्षा 6 से शुरू होंगे एनईपी 2020 के अनुसार। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की? तो प्रोफेसर यशपाल ने एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 105। सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कौन से हैं? यानी कि क्रिएटिविटी के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो प्रवाह, लचकता, मौलिकता और विस्तारण इनके मुख्य तत्व होते हैं सृजनात्मकता के। अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सृजनात्मकता से यानी कि क्रिएटिविटी से। अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग का संबंध किससे है? तो बुद्धि एवं तर्क से संबंध है अभिसारी चिंतन का। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो यह है सक्रिय, दृश्य और सांकेतिक। ये 3 अवस्थाएं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया एरिक एरिक्सन ने। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई मनोसामाजिक विकास की। 111 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था में होता है? तो पहचान बनाम भूमिका का जो भ्रम होता है किशोरावस्था में होता है। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कब होती है? तो शैशवावस्था होती है 0 से 1 वर्ष, विश्वास बनाम अविश्वास। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कितने मिनट का होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग जो होती है भारतीय प्रतिमान के अनुसार इसका समय होता है 36 मिनट। प्रश्न नंबर 114। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? तो डीडी तिवारी ने भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है। 115 नंबर प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो पहला चरण होता है पाठ योजना, प्लानिंग। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तरी विधि के जनक हैं सुकरात। संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो निगमन विधि के प्रतिपादक भी हैं अरस्तु। तो आगमन निगमन विधि दोनों दी थी अरस्तु ने। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो सुकरात एवं सेंट थॉमस हैं समस्या समाधान विधि के जनक।